बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। लेकिन मज़हर बरलास हमारा साथ देंगे लाहौर से। और आज जो हमारी अहम ख़बरें हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा मौजू हैं, उसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि आइंदा जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूँगा। उन्होंने एतराफ़ किया कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि उनका कोई नतीजा नहीं निकला, उसमें उनको नाकामी हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आम इंतखाबात 11 माह दूर हैं, इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम इनको इमरान खान को कहते थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो, बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करो, तो हमें ताना दिया जाता था कि आप एनआरओ मांग रहे हैं और एनआरओ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस मुल्क की खातिर कहीं भी जाने को और किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी और असद उमर ने तोशा खाना केस में नाअहली के फ़ैसले पर सवालात उठाए हैं, जबकि नाअहली के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस पर भी बात होगी और इस पर भी बात होगी कि पाकिस्तान FATF की गिरफ्त से आज़ाद हो गया है, इसका मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी बात करते हैं। जी मज़हर बरलास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो तमाम सुनने वालों की खिदमत में, देखने वालों की खिदमत में सलाम, और अल्लाह ताला इस मुमलिकत पाकिस्तान को सलामत रखे, ये मुल्क तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और यहाँ से गुर्बत का खात्मा हो। अलवी साहब, फिर पहले किस खबर पे बात करनी है? मज़हर बरलास साहब, हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। आज जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि आइंदा जुमे को वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इस हवाले से इमरान खान की गुफ्तगू का एक टुकड़ा सुनाते हैं नाजरीन को भी और आपको भी, और उस पर बाद में तबसरा करते हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये सुनिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जी मज़हर बरलास साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि अब मैं जुमे को हतमी तारीख का ऐलान कर दूंगा। आपको क्या लगता है? अच्छा, इसके पसे पर्दा थोड़ी सी बात करना पड़ेगी जी। कि जब PDM की जमातें महंगाई मार्च कर रही थी, खास तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब, तो उनका ये मुतालबा था कि इलेक्शन फौरी तौर पर करवाए जाए। सही। मगर जब वो इक़्तिदार में आ गए तो वो इलेक्शन भी भूल गए और जिस महंगाई के खिलाफ उन्होंने मार्च किया था वो महंगाई भी भूल गए। सही है। और इसमें उन्होंने कहा कि अब तो इलेक्शन हम 2023 में करवाएंगे। इस दौरान उन्होंने इमरान खान और उनके साथियों पे पर्चे करने की भी बड़ी कोशिश की। कभी उन्हें दहशतगर्दी में उलझाया, कभी उन्हें किसी और पर्चे में उलझाया। तो बेल आखिर वो बचते तो गए, मगर आखिरी तीर जो था वो कल चलाया गया कि उन्हें इलेक्शन कमीशन से डिफीट करवाया गया। अब उसके बाद इमरान खान के पास जाहिर है रास्ते कुछ महदूद होते गए, अब मजीद महदूद हो गए। ये बात तो उन्होंने 2-4 रोज पहले भी कर दी थी कि मैं अक्टूबर के आखिर में और यानी इसी महीने लॉन्ग मार्च करूंगा। सही है। अब उन पे प्रेशर है, जाहिर है उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में जलसे किए हैं, वहाँ हल्फ बर्दारियां हुई हैं और उन नौजवानों का भी एक प्रेशर है। और खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये फरमा दिया कि मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। सही। तो इसका मतलब है कि वो उनकी तो डिमांड ही इलेक्शन है, तो वो इलेक्शन करवाने के लिए अब लॉन्ग मार्च का रास्ता इख्तियार करेंगे। अब उन्होंने एक पैगाम दिया है एस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी जी कि अगर आपने कोई बात करनी है तो यही 5-6 दिन है आप लोगों के पास, तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है। वरना मैं जुम्मे को लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दूंगा
ठीक है। और फिर शायद मेरे इख्तियार में बहुत सी बातें नहीं होगी। सही। अच्छा, ये जब इस्लामाबाद आए थे पहले पिछले लॉन्ग मार्च में, तो उस वक्त इन्होंने यहाँ ऐलान किया था कि मैं 6 दिन के बाद वापस आऊँगा, दोबारा आऊँगा, और अभी तक यकीनन वो दोबारा आना तो क्या, आने का ऐलान भी नहीं कर पाए। तो इसकी वजह यही ली जाए कि इस अरसे के दौरान उनके, जैसे कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू के एक हिस्से में एतराफ़ भी किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने इंगेज किया हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इंगेज किया हुआ था, और उनका बातचीत का सिलसिला चल रहा था, इसलिए वो अभी तक ये ऐलान करने में नाकाम रहे थे। नहीं, मेरा ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। उन्होंने तो इंगेज क्या करना था, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इंगेज कर रखा था, और वादे पे नया वादा और वादे पे नया वादा होता रहा। अभी कल भी, मैं उस शख्सियत का नाम तो नहीं लूंगा, कल भी कोई शाहम शख्सियत गई जब लोग एहतजाज में निकले हुए थे, और हमारे दोस्त अली रजा अलवी साहब भी अपने टीवी चैनल नहीं पहुंच सके थे। जी जी। तो इसका मतलब है कि रुकावटें तो थीं, जी हाँ, और पूरे मुल्क में थीं। सही है। अब उसको कोई 2 बंदे कहे, 4 कहे, 2-4 बंदों से तो शहर बंद नहीं होते। सही है। खैर, कल कोई अहम शख्सियत गई सही। और उन्होंने मीटिंग की 1-on-1 सही। इमरान खान से, और ये कहा, अर्ज किया कि जनाबे वाला, मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, और बेहतर यही है कि आप बराए मेहरबानी अपने कारकुनान से कहें कि वो एहतजाज हो गया है, बस घरों को वापस चले जाएं। सही। तो जाहिर है ये बात जब हुई और जब उन्होंने पैगाम भी रिकॉर्ड करा दिया, तो बीच में कोई ना कोई नया वादा तो हुआ होगा। ठीक है। आज मेरा ख्याल है उस नए वादे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि मैं जुम्मे तक अनाउंस कर दूंगा कि भाई लॉन्ग मार्च किस दिन होना है, क्योंकि इस तरह के वादे तो उनके साथ पहले भी हुए। सही। और कई मुलाकातें भी हुई, अहम शख्सियात से भी हुई, और बस 3-4 तरह की अफवाहें ही आप कह सकते हैं सुनने को मिल रही हैं। अभी तक तो ये देखिए, कुछ लोग ये भी बहस कर रहे हैं कि जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई थी उसकी एक्चुअल मुद्दत तो मई 2023 में खत्म होगी जी, लेकिन हमारे मीडिया ने, हमारे सियासतदानों ने बहस शुरू कर रखी है। इसी तरह कुछ और लोग हैं कि फलां की मर्जी चलेगी, फलां की मर्जी चलेगी। नहीं, इसी तरह मजहर बल्ला साहब, यहाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, कता कलामी माफ़, कि आपने कहा कि मई में 2023 में ख़त्म होगी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से जो 3-4 साल की एक्सटेंशन की बात हुई थी, 3 साल की, वो नवंबर में 2023 में ख़त्म हो रही है। लेकिन ख़ुद सिपह सालार कल कह चुके हैं कि वो आइंदा 5 हफ्तों में जाने वाले हैं। तो फिर अब तो मेरा ख्याल है इबहम ख़त्म हो गया ना, उन्होंने अपने खुद ही ऐलान करके इस इबहम को दूर कर दिया। देखिए, अगर मैं सिपह सालार की किसी बात पे शक का इजहार नहीं करता, लेकिन हमारा माजी ऐसी बहुत सी बातों से भरा पड़ा है। सिपह सालार ने तो ऐलान कर दिया, सिपह सालार जाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या पता हालात कल को क्या बन जाएं। आपको पता है कि इस खित्ते में तेजी से हालात बदल रहे हैं जी। कल को ऐसे हालात बन जाएं कि सिपह सालार का ठहरना आजाद जरूरी हो जाए, फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए, पाकिस्तानी फौज का जो सरबराह होता है वो, उसकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, उसकी जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ उसकी जिम्मेदारी है। तो अगर हालात ऐसे बन जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वात की तरफ बन गए, और भी मुल्क में हालात ऐसे अगर बन जाते हैं, या ये जो लॉन्ग मार्च आता है और उसमें कोई इतने हंगामे हो जाते हैं, तो फिर यकीनन उन्हें रुकना पड़ेगा, उन्हें ठहरना पड़ेगा, और पाकिस्तान को एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा मजहर बल्ला साहब, मुझे आपकी गुफ्तगू को मैं कल की
फवाद चौधरी की गुफ्तगू से मिला के इसको बयान करूंगा कि आप कह रहे हैं कि रुकना पड़ सकता है। कल जिस वक्त फैसला आया उसी के साथ ही सिपा सालार का आ गया कि वो 5 हफ्ते मज़ीद रुकेंगे। ये टाइमिंग बड़ी मैटर कर रही है। फैसला दिन को ठीक 2 बजे आया जब पूरे पाकिस्तान की जुमा की मसाजिद में लोगों का इज्तिमा होता है, लोग जमा होते हुए हैं, फुल जुमा के बाद निकलते हैं और अमूमी पाकिस्तान में जलसे जलूस भी जुमे के फौरी बाद होते हैं। और जैसे ही ये फैसला आया उसके फौरी बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि -1 का फार्मूला कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, अब ये -आल होगा। तो ये आपकी गुफ्तगू को फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की गुफ्तगू के साथ मिला के पढ़ा और सुना जाए और इसके नताइज अखज़ किए जाएं। देखिए, मैं तो फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू नहीं सुन सका, मगर ज़ाहिर है फवाद चौधरी सियासत करते हैं और फवाद चौधरी के सियासतदानों से हट के अदलिया से भी रवाबत है, एस्टेब्लिशमेंट से भी रवाबत है। फवाद चौधरी की रवाबत तो है, हो सकता है उनके रवाबत से उनको ऐसी खबर कोई मिल गई हो। मैं तो अपना एक तजरिया पेश कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि अभी तक बहुत से मामलात की हिलजुल नहीं हुई और ये जो किसी ने एंगेज कर रखा है पीटीआई को, देखे ना आपने फरमाया कि हफ्ते बाद आना था तो वो अभी तक नहीं आए। तो किसी ने तो उनको ज़ाहिर एंगेज किया, रोका कि आप अभी लॉन्ग मार्च न करें, अच्छा आप हफ्ता ठहर जाएं, 2 हफ्ते ठहर जाएं। तो अब वो बिलाखिर दिन आ गया जब वो कह रहे हैं कि मैं जुमे को अनाउंस करूंगा। हमने मजहर बरलास साहब कतक हमने बात की फवाद की, और आज फवाद चौधरी ने और असद उमर ने कुछ गुफ्तगू की थी मीडिया के साथ। तो उन्होंने जो कहा है उसका कोई एक टुकड़ा हम नाजरीन को सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। जी सुनाइए फवाद चौधरी और असद उमर की गुफ्तगू। लेकिन ये गैर नहीं था क्योंकि इलेक्शन कमीशन भरपूर तरीके से इस वक्त एक सियासी हलीफ बन चुकी है पीडीएम की। कल जिस बहिमाना तरीके से इमरान खान को डी-सीट किया गया, एक भोंडी कोशिश की गई कि उन्हें नवाज शरीफ के बराबर लाके खड़ा किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं उनको बताना चाहता हूं, आपका फैसला पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया है। अच्छा, ये एक नया पहलू एक और भी आया। एक तो बात हमने कर ली कि उन्होंने कहा कि कल वाली गुफ्तगू में कि -आल होगा, -1 नहीं होगा। आज उन्होंने ये कहा कि इमरान खान और नवाज शरीफ को बराबर लाया जा रहा है, एक सफ़ में खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात थे सदाकत व दयानत व इमानत के हवाले से, वही इनके ऊपर साबित हो गए हैं। देखिए, एक सफ़ में तो उन्हें खड़ा नहीं किया जा सकता, कोशिश हो रही है लेकिन खड़ा इसलिए नहीं किया जा सकता कि मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान के पीछे बहुत सी जायदादें हैं बैरूनी दुनिया में, बहुत सी मनी लॉन्ड्रिंग की है और भी बहुत से मामलात हैं। शायद इमरान खान के हिस्से में वो मामलात नहीं आए। और तोशाखाना की अगर बात की जाए तो अगर आप पिछले 30 सालों का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि कितनी महंगी गाड़ियां ये लाखों में हजारों में ले जाते रहे। और आसिफ अली जरदारी ने भी उस बहती गंगा में हाथ धोए। और वो जो लेबिया से गाड़ियां आई थी 3, वो आसिफ अली जरदारी ले गए। जो सऊदी वली अहद की तरफ से आई थी वो मियां नवाज शरीफ ले गए। इस तरह एक घड़ी कुलसूम नवाज को मिली थी, तोशाखाना में गई, वो 14,000 में ले ली मरियम नवाज ने, और वो 10 लाख की घड़ी थी उस वक्त। तो बहुत सी चीजें हैं। इसी तरह शौकत अजीज ने कोई 37 करोड़ के जो चीजें थी वो 7 करोड़ में करा के 2.5 करोड़ में ले ली। परवेज मुशर्रफ ने भी ली, यूसुफ रजा गिलानी ने भी ली। तो देखिए, उस मामले में तो ये सारे एक सफ में आ गए, लेकिन जो बैरूनी दुनिया में जायदादें हैं वो तो एक सफ में नहीं हो सकते। और ये बात दुरुस्त है, ये जो आपने पहले फरमाई कि कौम तस्लीम नहीं कर रही। देखिए, आजकल के दिनों में
या पिछले 2 महीनों में जितने भी फैसले हुए हैं शायद कौम ने वो तस्लीम नहीं किए। सही। कौम के दिलों में और अरमान थे, कौम के दिलों में और ख्वाब थे। और जो लोग अलवी साहब जिन्होंने पाकिस्तान बनाया या पाकिस्तान बनने के साथ साथ जवान हुए, आज मैं एक पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन असम्बली असलम गुरदासपुरी साहब से मिला। वो 88 में MPA थे। तो मुझे कहने लगे मैं 18,000 रुपए लगे थे मेरे इलेक्शन में। तो मैंने कहा जी अब, उन्होंने कहा अब सोचा भी नहीं जा सकता। सही है। तो हमारे मुआशरे में करप्शन इस कदर आ गई है और खास तौर पर हमारी 2 बड़ी पार्टियां इसकी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं जो 30-35 बरस रही। वो गुरदासपुरी साहब मुझे ये कहने लगे कि यार आप सोचते हैं कि पाकिस्तान इसलिए बनाया था। तो पाकिस्तान को जिन लोगों ने दिलो जान से बनाया या इसकी बुनत में वो लोग शामिल रहे या उनके अबाउजदाद रहे, वो बेचारे तो मायूसी का शिकार हैं। वो तो कहते हैं कि ये क्या कर दिया, इतना अच्छा खिता हमें मिला था। लेकिन जो लोग पाकिस्तान की मुखालफतें करते रहे उनकी औलादें माशाल्लाह बहुत दौलतमंद हो गई इस मुल्क में और इक्तदार के सिंहासन पर भी पहुंच गई और उनके लिए पाकिस्तान मजाक बना हुआ है। वो पाकिस्तान की दौलत लूटते हैं और बैरूनी दुनिया में आबाद करते हैं। तो इसी एक अलमिया है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, ये मैं दुख के साथ ये बात करने जा रहा हूँ कि वो बड़ा मायूस है। वो कहता है जी इस मुल्क में तो मुझे नौकरी नहीं मिलती, इस मुल्क में मेरिट नाम की चीज नहीं। और पाकिस्तान के बहुत से नौजवान बैरूनी दुनिया में जा रहे हैं, वहां जाके सेटल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो फैसले या मेरिट या इंसाफ की चीजें हैं वो कोई इतनी आला नहीं है कि उन पे रश किया जा सके। जी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीनन बात की जा सकती है। माजी में भी उंगलियां उठाई जाती रही हैं और हर फैसले के बाद उठाई जाती हैं। जिन लोगों के हक़ में फ़ैसला आता है वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। माजी में भी हमने देखा जब नवाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए तो इमरान ख़ान बहुत खुश नज़र आ रहे थे। आज उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है तो दूसरे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से आज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने भी कुछ गुफ्तगू की थी, आपको वो भी सुनाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ ने आज जो गुफ्तगू की थी वो भी आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी इमरान ख़ान के मुमकिना लॉन्ग मार्च की तारीख़ की, जो कह रहे हैं कि आइंदा जुमे को वो ऐलान करेंगे और जो तैयारियां कर रहे हैं उस पर बात हो रही थी। उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है उसका जो रद्द-ए-अमल है उस पर बात हो रही थी। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने एक रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने आज किसी जगह पर गुफ्तगू करते हुए बहुत कुछ बातें की जो ख़ास तौर पर इमरान ख़ान के हवाले से बात थी। उसका एक टुकड़ा आपको सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। जिसने ये चोर डाकू 6 साल दिन रात इल्जामात लगाए, आज वो सर्टिफाइड चोर निकला, सर्टिफाइड खान निकला। ये कोई खुशी का लम्हा नहीं, ये एक लम्हा फिक्रिया है। करप्ट प्रैक्टिसेस के नतीजे में कल उनके खिलाफ ये फैसला आया। इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को खराब किया, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने ये आज तक नहीं सुना कि घड़ी बेच दी और पैसे जेब में डाल। तरीन धांधली के जरिए इनको बिठाया गया विंटर शेल्टर्स मुहैया करने, अद्वियात देनी है। क्या ये धरनों से होगा या गाली गलोच से होगा? 19 साल पुराने केसेस हमारे निकलवाए, हमने तो उफ नहीं की। सियासी इंस्टेबिलिटी लाने के लिए इमरान खान सरतोड़ कोशिश करते रहे और कर रहे भी। उन्होंने गिराओ जलाओ और देखा कि अब मामला खराब है, कॉल वापस ले ली। अवाम ने उनके जो फॉलोअर्स देख लिया कि भाई अब किस मुंह से सर्टिफाइड चोर के साथ जाएंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मैं हर दर पर जाने के लिए तैयार हूँ, बशर्तिया कि उसमें सिंसेरिटी हो, उसमें दगा, धोखा और फ्रॉड पर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जो पाकिस्तान की वादत की और यकजहती की निशानी है, कतन उसको किसी सर्टिफाइड चोर और डकैत को हम वहां पर घुसने नहीं देंगे। जी मज़हर बरलास साहब, जहां बहुत सारे लोगों का यकीनन दिल टूटा होगा, बहुत सारे लोगों को दुख हुआ होगा
कि एक आइडियल, एक तलिस्माती शख्सियत, एक ईमानदारी के कोहितूर पे बराजमान एक इंसान इतना मजबूर हो जाए या उसकी ख्वाहिश नफ्स इतनी उसके ऊपर गालिब आ जाए कि वो घड़ियाँ देख के रह न सके, वो उनको ख़रीद ले, उनको बेच दे और ख़ुद ईमानदारी की बातें करे। बाकी तो ज़ाहिर है कि जो तो उनको चोर कहा जाता था। तो आज शहबाज शरीफ कहते हैं कि ऐसे शख्स की ये चीज़ सूरत हाल सामने आने के बाद मुझे भी अफसोस हुआ है, ये कोई खुशी की बात नहीं है कि इमरान खान ऐसे निकले हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब हमेशा से बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू करते हैं। वो तो आसिफ अली जरदारी को भी घसीटा करते थे, कभी लाड़काना के चौकों पे और चौराहों पे, और आसिफ अली जरदारी इनके बारे में क्या कुछ कहा करते थे। और इन दोनों ने मुकदमात खुद बनाए एक दूसरे के खिलाफ। ये कोई मुकदमात इमरान खान ने इनके खिलाफ नहीं बनाए थे। इमरान खान के दौर में जो अदारे थे वो तहकीकात करते रहे, और मियाँ साहब आज बड़ी बातें कर रहे हैं। भाई, इमरान खान की झोली में कोई सरे महल नहीं है, इमरान खान की झोली में कोई एवन फील्ड के अपार्टमेंट नहीं है, इमरान खान की झोली में लंदन में 350 प्रॉपर्टीज नहीं है, इमरान खान की झोली में दुबई में हजारों प्रॉपर्टीज नहीं है। ये अब मैं अभी एक बात करने लगा हूं कि ये किस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं। ये पहले कहते थे ना, वो जी सिलेक्टेड है, तो भाई जिन्होंने उसको सिलेक्ट किया था उन्होंने आपको कर लिया सिलेक्ट, और आप तो उसके तो वोट ज्यादा थे, आप तो 55 वोटों के हैं, आपकी पार्टी के वोट तो 55 थे, तो आप भाई वजीर आजम बन के बैठ गए, तो आप भी सिलेक्टेड हैं। तो ये कहना कि वो सर्टिफाइड, अभी तो वो फैसला ही नामुकम्मल है, उस पे तो दस्तखत नहीं एक मेंबर के हुए, और वो हाई कोर्ट में चले गए हैं। हाई कोर्ट अब देखिए क्या फैसला करता है। और इनको जो नाअहल करार दिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं, आईनी इदारा है, अदालत नहीं है। पैमरा आईनी इदारा है, अदालत नहीं है। ये फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होगा। तो ये मियाँ साहब को आज बाल मिली हुई थी खेलने के लिए, ठीक है वो खेलें, और उन पे फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सका मनी लॉन्ड्रिंग का। वो डॉक्टर रिजवान साहब बेचारे चले गए इस दुनिया से, मकसूद चपरासी भी चला गया, वो अयान अली वाला एजाज चौधरी जो था इंस्पेक्टर वो भी चला गया, इस तरह के बहुत से किरदार चले गए। तो हमारे यहाँ एक बदकिस्मती अलवी साहब के लोग अपना आप भूल जाते हैं कि वो क्या करते रहे हैं। लेकिन मजहर अल्लाह साहब, एक सवाल है यहाँ आपकी गुफ्तगू के साथ, क्योंकि मिलता जुलता है, आप कहीं आगे ना चले जाएं। आपने कहा कि इनके एवन फील्ड के इनके लंदन में हैं, इनके सरे महल हैं, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। तो इनको क्योंकि बहुत ज़्यादा इक़्तिदार मिल गया, बहुत लंबा अरसा मिला, इनको बड़े मौक़े मिल गए। आप ही की बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो उन मौक़े की बुनियाद पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एसेट्स बना लिए। इमरान खान को मुश्किल से अभी 3-3.5 साल मिले, तो वो उन्होंने घड़ियों पर और बंदूकों पर और कफ पिन्स पर और तस्बीहों पर ही गुजारा कर लिया। ये तो वजह नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता, इनसे ये अंदाज़ा लगता है कि अगर इमरान खान ने 3-3.5 बरसों में ये किया है, तो अगर उनको भी कोई 30-40-50 साल मिल गए तो वो भी यही कुछ करेंगे। देखिए, मैंने पहले आपको तोशा खाना की मिसाल दी है, और उसमें जो कुछ होता रहा है उसकी मिसाल भी दी है। उस पे तो घड़ियों का इल्जाम लगा दिया। अब ये जरा सुनते जाइए कि ये क्या करते रहे पिछले 30 सालों में। 1997 में तुर्कमानिस्तान हुकूमत ने एक कालीन दिया जो मियां नवाज शरीफ साहब 50 रुपए में अपने घर ले गए। कतर के वली अहद ने एक ब्रीफ केस दिया जो मियां साहब 875 रुपए में अपने घर ले गए। 1999 में एक मर्सिडीज जो थी 45 लाख की, वो मियां साहब जो है वो 6 लाख में ले गए। और एक राइफल का आपने हवाला दिया, एक राइफल जो 1 लाख रुपए से ऊपर की थी वो मियां साहब 14,000 में ले गए। अबू धाबी के हुक्मरान की तरफ से। ठीक है मजहर अल्लाह साहब, ब्रेक की तरफ जाने का कह रहे हैं, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन सवाल फिर अपनी ही जगह पे कायम है
कि मेरे ख़्याल में ये जवाब बनता नहीं है कि अगर किसी एक शख्स की और किसी ईमानदारी के दावेदार शख्स की अगर चोरी साबित हो जाए और उसको उस चोरी पे सज़ा भी मिल जाए तो वो जवाब में ये कहे कि फ़लाँ भी चोर है, फ़लाँ भी चोर है, फ़लाँ भी चोर है। किसी और को चोर कहने से अपनी चोरी की जस्टिफिकेशन बहरहाल नहीं होती। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं और अगली ख़बर जो ये है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ़ के हवाले से जो पहले सेगमेंट में बात हुई थी, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने भी आज इस पर बात की है। उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं और एक बात उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई जज ये कहे कि मेरे ऊपर दबाव है तो फिर उसको सोचना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। Another Prime Minister removed this time, and this is another first contempt of court law. Now another Prime Minister is removed for non-disclosure of notional income which he never received. If anyone says we are being pressurized with someone, and you can't, as the saying goes, if you can't handle the heat in the kitchen, get out. जी मज़हर बरलास साहब, एक वज़ीर आज़म को उस तनख्वाह पे उतार लिया गया और हटाया गया जो उन्होंने कभी वसूली नहीं की। एक वज़ीर आज़म को और इल्ज़ाम पे हटाया गया और फिर कहते हैं प्रेशर होता है। वो कहते हैं कि अगर जज पे प्रेशर होता है तो फिर उसको घर तशरीफ़ ले जाना चाहिए, उसको या इस मनसब पे नहीं बैठना चाहिए। देखिए, मैं फ़ाइज़ ईसा साहब की ये गुफ्तगू जो है उसमें कुछ बातें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो बात चूँकि वो काजी ईसा के साहबजादे हैं, कायद आज़म के साथी के साहबजादे हैं, तो कुछ बातें तो उन्होंने दुरुस्त की हैं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने जानबदारी की दिखाई है, उसमें वो उनको नहीं दिखानी चाहिए थी। तो इंसाफ का तकाजा तो यही है, यही होता है कि जजेस प्रेशर कबूल ना करें। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमारी अदलिया है, इसमें अगर नसीम हसन शाह का वो इंटरव्यू सुन लेते फ़ाइज़ ईसा साहब, जिसमें उन्होंने इफ्तिखार अहमद के साथ इंटरव्यू में इकरार किया कि जजों पे प्रेशर होता है, उनकी नौकरियां होती हैं, और फिर जजेस खुद कौन से मेरिट पर आते हैं, ये भी एक सवाल है ना, कि पिक एंड चूज के जरिए बन जाते हैं। पाकिस्तानी अदलिया या पाकिस्तानी वकला, पूरी ये बरादरी, अलवी साहब जिन 3 जजेस पे बड़ा फख्र करते हैं, जस्टिस M.R. कियानी पे, जस्टिस पटेल पे और जस्टिस कार्नेलियस पे, तो वो तो वकील नहीं थे, वो तो ICS ऑफिसर्स थे। जब से ये वकला से वकील बनने शुरू हो गए और मखसूस चैम्बर से वकील बनना शुरू हो गए और मखसूस पार्टियों से वकील बनना शुरू हो गए, जजेस बनना शुरू हो गए, तो पाकिस्तान में इंसाफ का जो निज़ाम है वो खराब से खराब। ठीक हो गया मज़हर बरलास साहब, हमारे पास एक आध मिनट है, हमने अगले टॉपिक की तरफ जाना है। अभी इन्होंने भी आज एक लिस्ट दी है कुछ वाइट और कुछ ब्लैक जजों की, और फिर कहा कि ग्रे के मैं नाम नहीं बताता, उस पर तफसीलात और हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, उस पर कभी बात फिर कर लेंगे। पाकिस्तान FATF की गिरफ्त से आज़ाद हो गया, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इसका क्रेडिट 3 शख्सियात को लाजमी जाएगा। 2 सियासी शख्सियात हैं, हिना रुबानी खर और हमाद अजहर, इनको क्रेडिट जाता है। एक हमारा अस्करी इदारा है पाक फौज, जिन्होंने एक मेजर जनरल की क़यादत में एक सेल बनाया हुआ था, और उसको भी जाता है जिन्होंने कानून साजी के वक़्त कानून साजी की उसके हक में, और वो लोग आज क्रेडिट लेने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, जिन्होंने उस वक़्त बाइकाट किए थे, उनको जरा अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। जी बिल्कुल सही है जी। बहरहाल ये यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए एक अच्छी खबर है, और जो पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहते हैं, पाकिस्तान की माशी जो निज़ाम है जिस पे बहुत सारे मसाइल थे वो काफ़ी हद तक हल हो गए। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नागेबान।